Good morning, student. Today we are going to learn a very important and interesting topic, genetics, for class 10th. Before we start, we must know some terminology used in genetics. So let's start. You should pay attention while I teaching. The first concept you have to know is gene. Gene is the unit of heredity which is present in our DNA. As we know, we look like our parents. जैसे कि आप सबको पता है कि हम अपने पेरेंट्स की तरह दिखते हैं, यानी कि ऐसा हो सकता है कि मेरी नाक मेरी माँ की तरह दिखे और मेरे बाल मेरे पिताजी की तरह दिखें। तो ऐसा क्यों होता है? मैं पूरी तरह अपने पिताजी की तरह क्यों नहीं लगता, मैं पूरी तरह अपनी माँ की तरह क्यों नहीं लगता? क्योंकि दोनों के ही कुछ कैरेक्टर्स मेरे अंदर आए हैं और वो दोनों कैरेक्टर, मेरी माता जी की नाक का कैरेक्टर भी मेरे अंदर होगा, मेरे पिताजी की नाक का कैरेक्टर भी मेरे अंदर होगा, लेकिन उन दोनों कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर मेरे अंदर उभर कर आया और दूसरा कैरेक्टर दब गया। ऐसा क्यों हुआ? यही सब हम जेनेटिक्स में पढ़ेंगे। तो जेनेटिक्स में कुछ टर्म्स हैं, कुछ पहले हम थोड़ा बहुत जानेंगे जेनेटिक्स होती क्या है, इसकी शुरुआत कैसे हुई है, उसके बाद हमें ये सब पता चल जाएगा कि ऐसा क्यों होता है। अब देखते हैं, सबसे पहली चीज वो है हेरिडिटी। हेरिडिटी इज द ट्रांसमिशन ऑफ कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग इज कॉल्ड हेरिडिटी। यानी जो कैरेक्टर हमारे पेरेंट्स हम में देते हैं वो हमारी हेरिडिटी कहलाती है। ठीक है ना? तो किस तरह जो ट्रांसमिशन होता है कैरेक्टर्स का पेरेंट टू ऑफस्प्रिंग, वो हमारी हेरिडिटी होती है। जेनेटिक्स क्या चीज है? जेनेटिक्स बायोलॉजी की वो ब्रांच है जो डील करती है हेरिडिटी और वेरिएशन। वेरिएशन क्या होता है कि हम अपने पेरेंट की तरह तो लगते हैं लेकिन पूरी तरह पेरेंट के जैसे नहीं होते, उनकी कार्बन कॉपी नहीं होते। और हम में ये वेरिएशन कैसे आता है? एक पिता के अगर 100 बच्चे हैं तो 100 के 100 बच्चे अलग अलग होंगे, कोई एक जैसा बच्चा नहीं होगा। तो यही वेरिएशन है। ठीक है? तो हेरिडिटी और वेरिएशन को हम पढ़ेंगे जेनेटिक्स में। जेनेटिक्स टर्म जो है वो विलियम बेटसन 1906 में विलियम बेटसन ने ये जेनेटिक्स की टर्म को कॉइन किया था और इसके फादर ऑफ जेनेटिक्स हैं वो जॉर्ज मेंडल हैं। यूनिट ऑफ हेरिडिटी जो होती है वो जीन होती है। अब आता है ट्रेट या फैक्टर। ऑल रिकॉग्नाइजेबल कैरेक्टर ऑफ एन ऑर्गेनिज्म इज कॉल्ड ट्रेट। कोई भी ऐसा कैरेक्टर जिसको हम रिकॉग्नाइज कर सकते हैं किसी इंडिविजुअल के अंदर, जैसे कि हम उसकी हाइट देख सकते हैं कि उसकी हाइट छोटी है या बड़ी है, उसका कॉम्प्लेक्शन देख सकते हैं कि वो फेयर है, ब्लैक है या कैसा कॉम्प्लेक्शन है उसका, उसकी शेप कैसी है, उसका मुंह गोल है या ओवल है, कलर कैसा है, उसकी आंखों का कलर कैसा है, उसकी शेप, नाक की शेप कैसी है, उसकी चिन कैसी है। तो ये बहुत सारी चीजें हैं जो ट्रेट कहलाती हैं, कैरेक्टर कहलाते हैं, जो हम अपने पेरेंट से, जो हमारे पेरेंट हमें देते हैं ये। ठीक है ना? और पेरेंट देते कैसे हैं ये? पेरेंट उनको देते हैं गैमेट्स के द्वारा। अब गैमेट्स क्या होते हैं? गैमेट्स होते हैं सेक्स सेल प्रोड्यूस्ड बाय पेरेंट्स। पेरेंट्स गैमेट्स प्रोड्यूस करते हैं जिनको हम सेक्स सेल बोलते हैं। मेल गैमेट जो होता है वो होता है स्पर्म और फीमेल गैमेट जो होता है वो होता है ओवा या एग। और जो गैमेट्स जो होते हैं ये दोनों गैमेट्स आपस में मिलकर फ्यूज होकर ऑफस्प्रिंग या एक इंडिविजुअल को बनाते हैं और इन गैमेट्स के अंदर ही हेरिडिटी इंफॉर्मेशन होती है। अब आता है हमारे पास कि ये वेरिएशन जो होते हैं ये क्यों होते हैं, ये हर एक इंडिविजुअल अलग अलग क्यों है, ये वेरिएशन कहां से आते हैं, क्यों होते हैं? तो इसका मेन कारण होता है इनएक्यूरेट कॉपिंग ऑफ डीएनए। डीएनए हमारा जेनेटिक मटेरियल होता है, जो जीन भी डीएनए का ही पार्ट है एक। इसके बारे में भी हम आगे आपको एक्सप्लेन करेंगे डीएनए क्या होता है। ठीक है? तो डीएनए की कॉपी अगर ठीक से नहीं होती है तो हमारा वेरिएशन हो जाता है। वेरिएशन जो होता है उसके कारण क्या होता है कि एक ही स्पीशीज के इंडिविजुअल्स में डिफरेंस आ जाते हैं। एक ही स्पीशीज एक है, जैसे हम ह्यूमंस हैं तो हमारे अंदर बहुत सारे फर्क हैं, तो ये हमारा वेरिएशन है। तो
और वेरिएशन का सबसे बड़ा कारण क्या होता है? सेक्सुअल रिप्रोडक्शन होता है, ठीक है ना। एक और कारण है जो वेरिएशन जिसके कारण होते हैं वो होता है म्यूटेशन। म्यूटेशन कहते हैं बदलाव, अचानक कुछ बदलाव हो गया, ठीक है ना, अचानक जीन थोड़ा सा बदल गया तो उसको कहते हैं म्यूटेशन। तो म्यूटेशन भी एक बहुत बड़ा कारण होता है हमारे वेरिएशन का। फिर वेरिएशन जो होता है ये ऐसा नहीं है कि हर चीज बदल रही है तो इसका कोई यूज नहीं है। वेरिएशन बहुत जरूरी है। वेरिएशन इज नेसेसिटी फॉर ऑर्गेनिक इवोल्यूशन। हम जो जिंदा हैं, हम सरवाइव कर रहे हैं, तो ये इसका कारण क्या है? इसका कारण है वेरिएशन। अब खुद सोचो, जब हमारी धरती बनी थी तो बहुत गर्म धरती थी। ऐसी धरती में ना तो तुम रह सकते थे ना मैं रह सकता था, लेकिन उस समय भी कुछ बैक्टीरिया वगैरह पैदा हुए और धीरे धीरे करके हमारी धरती का टेम्परेचर कम हुआ तो वो बैक्टीरिया ने धीरे धीरे करके अपने अंदर बदलाव किए, वेरिएशन किए, और आज उन बदलाव की वजह से हम जिंदा हैं। और हमारे अंदर भी लगातार वेरिएशन होते हो रहे हैं। और हमसे आज से 100 साल के बाद जो इंसान आएगा वो हमसे बहुत अलग होगा, क्योंकि वो बहुत ज्यादा वेरी कर चुका होगा, क्योंकि वो उस समय के एनवायरनमेंट के अकॉर्डिंग अपने आप को ढाल चुका होगा। तो ये सब वेरिएशन होते हैं, ठीक है ना। तो वेरिएशन से किसी भी इंडिविजुअल की हाइट, कॉम्प्लेक्शन, शेप, साइज, इन सब में फर्क आ जाता है, ठीक है ना। और जो भी बच्चे होते हैं, ऑफस्प्रिंग होते हैं, यहां तक कि ट्विंस भी होते हैं, जुड़वा बच्चे भी होते हैं, वो भी एक दूसरे से वेरी करते हैं। और कोई भी दो सेक्सुअल रिप्रोडक्शन वाली स्पीशीज जो है वो बिल्कुल एक जैसी नहीं होती है। तो सिग्निफिकेंस ऑफ वेरिएशन मैंने तुम्हें बता ही दिया था कि सिग्निफिकेशन ऑफ वेरिएशन क्या होता है, वो भी तुम्हें पता है। अब आता है हमारे पास कि ये जो मतलब वेरिएशन है ये हमारे चांसेस ऑफ सर्वाइवल को बढ़ा देते हैं, जैसे कि मैंने तुम्हें अभी बताया भी था। इसका एग्जाम्पल भी मैंने तुम्हें बताया था कि जो जैसे हमारा एनवायरनमेंट चेंज हो रहा है तो उस समय बहुत गर्म था और धीरे धीरे करके ठंडा हुआ, ठीक है ना। बिना वेरिएशन की ये सब संभव नहीं हो पाता। अब हम जॉर्ज मेंडल द्वारा जो एक्सपेरिमेंट हुआ था, जॉर्ज मेंडल ने ये जितनी भी हेरिडिटी इंफॉर्मेशन के लिए जो एक्सपेरिमेंट किए थे, अब हम वो एक्सपेरिमेंट आपके सामने बताएंगे। जॉर्ज मेंडल जो था उसने सबसे पहली बात तो ये कि वो फादर ऑफ जेनेटिक्स था। उसने एक्सपेरिमेंट मटर के पेड़ पर करे थे। और उसने मटर का पेड़ क्यों चुना था जेनेटिक एक्सपेरिमेंट के लिए? इसका क्या कारण था? इसका कारण था कि मटर जो होती है, मटर का बीज बहुत सस्ता होता है, चीप होता है, वो आसानी से हर जगह मिल जाता है मटर का बीज, और उसकी जो लाइफ साइकिल है वो 6 महीने में उग जाता है। तो उसकी एक जनरेशन जो है वो 6 महीने में आ जाएगी और दूसरी जनरेशन 1 साल में आ जाएगी। तो उसकी कई जनरेशन को हम अंडरस्टैंड कर सकते हैं। तो उसका शॉर्ट लाइफ स्पैन होना बहुत जरूरी है, ठीक है ना। इसके बाद जो एक और काम की बात थी मटर के अंदर, वो ये थी कि उसके अंदर 7 पेयर थे कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर के। कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर का मतलब क्या होता है वो बताते हैं। जैसे कि लंबाई, एक आदमी लंबा होता है, एक आदमी छोटा होता है, तो लंबा और छोटा ये एक कॉन्ट्रास्टिंग कैरेक्टर है, ठीक है ना। तो इनके लिए एक ही जीन रिस्पॉन्सिबल है, एक जीन लंबा है और एक जीन छोटा है, ठीक है ना। लेकिन दोनों जीन एक साथ रहेंगे तो लेकिन उन दोनों में से एक ही जीन अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। अब देखो ऐसे कौन कौन से कैरेक्टर थे जो मटर के पेड़ में पाए जाते हैं। पहली बात था सीड शेप। मटर का जो बीज होता है वो या तो गोल होता है या वो डेंटेड होता है, इस तरह का होता है मटर का बीज। दोनों तरह की मटर तुमने देखी होंगी। अगर मटर का बीज का कलर देखोगे तो मटर के बीज का कलर येलो होता है और ग्रीन होता है। इनमें जो इधर की तरफ है, जो इधर लिखा हुआ है, ये तो डोमिनेटेड है। अगर दोनों जीन प्रेजेंट है तो स्फेरिकल सीड कलर जो है, सीड शेप जो है, वो इसको मैच कर देगा, ठीक है। अच्छा, ऐसे यहां पर जो फ्लावर कलर है वो पर्पल डोमिनेटेड कलर है और व्हाइट रिसेसिव कलर है। ऐसे ही पॉड शेप कहते हैं जो ये मटर का जो खोल होता है, इसको पॉड कहते हैं। इसकी शेप कैसी है? एक होती है इन्फ्लेटेड मतलब फूला हुआ, और एक होता है कंस्ट्रिक्टेड यानी इस तरह का, ठीक है। और पॉड कलर, इसका जो
कलर क्या है, इसका कलर ग्रीन और येलो। ऐसी जो तना है, स्टेम है, उसकी हाइट क्या है, लंबाई, टॉल और ड्राफ्ट, ड्राफ्ट कहते हैं छोटे को। और इसी तरह सातवां जो कंट्रास्टिंग कैरेक्टर था वो फ्लावर पोजीशन, एक होती है एक्सियल और एक होती है टर्मिनल। एक्सियल कहते हैं जो एक्सिस पर यहां पर फ्लावर खिलेगा तो उसको एक्सियल फ्लावर कहते हैं। टर्मिनल कहते हैं जो किसी ब्रांच के एंड पर खिलता है, टर्मिनल ये होता है और एक्सियल ये होता है। तो मटर का फ्लावर इस एक्सिस पर डोमिनेटेड करता है और ये हमारा रिसेसिव है। तो इस तरह हमें जो है कंट्रास्टिंग कैरेक्टर मिलते हैं। मेंडल अपने इन एक्सपेरिमेंट के द्वारा ये जानना चाहता था कि कोई भी कैरेक्टर को कंट्रोल करने वाले फैक्टर कौन से हैं, और वो फैक्टर को उसने एक वेरिएबल के फॉर्म में लिया था। उसको ये नहीं पता था कि उसमें जीन है या नहीं है, लेकिन बाद में इन फैक्टर को जीन नाम जॉनसन ने दिया। ठीक है, अब मेंडल ने किया क्या, अभी तक तो हमने सिर्फ भूमिका ही बनाई है। मेंडल ने किया क्या, मेंडल ने क्या काम किया, मेंडल ने 34 वैरायटी पी की जो उस समय अवेलेबल थी, उन सबको बीज खरीदने वाले से, बीज बेचने वाले से खरीदा उसने, और उसने मटर के पेड़ हर वैरायटी को अलग अलग बोया। बहुत बड़ा खेत था, उसमें अलग अलग जगह वो पेड़ बोए और उसने उन पेड़ों पर कुछ एक्सपेरिमेंट किए और वो एक्सपेरिमेंट का रिजल्ट 8 साल के बाद उसने पब्लिश करा। ठीक है, तो उसने जो ये कंट्रास्टिंग कैरेक्टर थे इन दोनों को एक साथ स्टडी करा। अगर वो जैसे कि वो एक ही कैरेक्टर को अंडरस्टैंड करना चाह रहा था, जैसे कि पेड़ लंबा है या पेड़ छोटा है, अगर उन दोनों पेड़ को मिला दिया जाए आपस में तो उससे जो उसकी जो जनरेशन होगी वो उस जनरेशन में पेड़ छोटा होगा या पेड़ बड़ा होगा या बीच का कोई पेड़ निकल जाएगा। तो ये चीज वो देखना चाहता था। अब उसने ऐसा काम कैसे करा, तो सबसे पहले इसको जानने के लिए हमें फूल को देखना पड़ेगा, क्योंकि पेड़ का जो रिप्रोडक्टिव पार्ट होता है वो तो फ्लावर। तो उसने ऐसा कैसे करा, दो बीज को आपस में मिलाया कैसे, तो वो देखो कैसे मिलाया उसने। तो देखो ये है हमारा फ्लावर। फ्लावर में जो ये पार्ट होता है ये होता है हमारा फीमेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन, स्टिग्मा स्टाइल ओवरी, और ये होता है हमारा स्टेमन, मेल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन। इसके अंदर जो होता है एंथर के ऊपर लगते हैं हमारे पोलन ग्रेन, अंदर इसके दाने दाने होते हैं पोलन ग्रेन। ये हमारा मेल गैमेट है और ये हमारा फीमेल गैमेट है। ठीक है, तो होता क्या है, ये पोलन ग्रेन हवा में उड़कर इस स्टिग्मा पर बैठ जाते हैं और यहां से ये जो है अपना रास्ता पोलन ट्यूब के द्वारा ओवरी तक रास्ता बनाते हैं और यहां पर फ्यूज करके जाइगोट बनाते हैं। ठीक है, तो ये तो हो गया नॉर्मल प्रोसेस। अब जो पी प्लांट है, पी प्लांट में पी एक सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर है। पी का फ्लावर कुछ इस तरह का होगा। तो इसमें क्या होता है, ये वाला पार्ट जो बीच वाला पार्ट है वो ऐसा होगा इस तरह का, और जो इसके जो मेल पार्ट है वो ऐसे करके 9 होते हैं, ऐसे करके। ठीक है ना, ये यहां पर ऐसे लगे होते हैं। जब फ्लावर खिलता है, जिस समय फ्लावर खिलता है उस समय ये पॉलिनेशन हो चुका होता है। तो पी प्लांट के अंदर कोई भी मिलावट होने का चांस नहीं है कि इस फूल में किसी दूसरे फूल का बीज आकर इस स्टिग्मा पर बैठ जाए। तो हमारा मटर का पेड़ जो होता है वो है सेल्फ पॉलिनेटेड फ्लावर। ठीक है, अब मेंडल को ये बात पता थी। मेंडल ने क्या काम करा, जब ये फूल खिला, फूल के खिलने से पहले ही उसने क्या काम किया, ये जो इसका जो मेल वाला पार्ट था इसको हटा दिया। मतलब इसका पॉट काटा ऊपर से, फूल को ऊपर से काटा और ये मेल वाला पार्ट इसका हटा दिया और इसको एक पन्नी से ढक दिया उसने, ताकि दूसरे फ्लावर से इसका पॉलिनेशन ना हो सके। फिर ये जो मेल पार्ट है ये किसी दूसरे
मतलब जैसे अगर ये टॉल वाला पेड़ था तो ड्राफ वाले पेड़ का जो फ्लावर है उसका इसने स्टेमन काटकर वहां से काटा और उसको इसके ऊपर झाड़ दिया ऐसे करके। तो इससे क्या होगा, पॉलिनेशन हो गया और दोबारा इसने उसकी पन्नी लगा दी ताकि इसका ये बिल्कुल सेफ हो जाए, और अच्छी तरह पन्नी को बांध भी दिया, उसने टेप लगा दिया। तो इससे जो बीज बना, इससे जो बीज बना वो इस टाल और ड्राफ का मिक्सचर था। तो इस तरह उसने ये सारे के सारे पेड़ों को, एक पेड़ के फूल को दूसरे पेड़ के फूल से मिक्स करा, ठीक है ना। और उसके बाद उसने रिजल्ट देखा। अब उसने क्या रिजल्ट देखा उसको जरा ध्यान से देखो। उसने पहला लिया रेड फ्लावर या पर्पल फ्लावर जो था, ठीक है ना, और दूसरा लिया उसने व्हाइट फ्लावर। ये रेड फ्लावर है, ये व्हाइट फ्लावर है, ठीक है। अब देखो रेड कलर डोमिनेटेड कलर है, मैंने तुम्हें बताया था डोमिनेटेड कलर क्या होता है, ठीक है ना। तो रेड वाला जीन जो है वो दोनों, एक मदर वाला एक फादर वाला, दोनों प्योर फॉर्म में है, तो 2 आर हमने लिखे हैं इसकी, ठीक है ना। ऐसे ही व्हाइट वाला जीन वो भी प्योर फॉर्म है, प्योर फॉर्म, ये भी प्योर फॉर्म है, ठीक है ना। तो इसके भी 2 हो गए, एक आर मदर की तरफ से, एक आर फादर की तरफ से। हालांकि ये डब्ल्यू होना चाहिए, लेकिन क्योंकि रिसेसिव है इसका, इसलिए हम इसको स्मॉल से रिप्रेजेंट कर रहे हैं। तो क्या हुआ, जब गैमेट बना, इस पेड़ ने जब गैमेट बनाया, तो गैमेट बनाते हुए ये दोनों जीन अलग अलग हो जाएंगे। एक जीन ऐसे हो गया और एक जीन ऐसे हो गया, ये गैमेट बना इसका, तो ये भी दोनों जीन अलग अलग हो गए, ठीक है ना। तो यहां पर हो गया एक गैमेट फॉर्मेशन, ठीक है ना। अब गैमेट बनने के बाद जब फर्टिलाइजेशन होता है, ठीक है ना, तो फर्टिलाइजेशन रैंडम होता है। हो सकता है कि ये वाला जीन इसके ये वाले जीन से मिल जाए, तो क्या होगा, आर आर, ठीक है ना। हो सकता है ये वाला जीन इसके ये वाले जीन से मिल जाए, तो होगा ये आर आर। और हो सकता है ये वाला जीन इसके जीन से मिल जाए, तो ये होगा आर आर। और हो सकता है ये वाला जीन इसके ये जीन से मिल जाए, तो ये होगा आर आर। तो इस तरह हमने देखा कि जब हमने प्योर रेड को प्योर व्हाइट से मिक्स करा, हाइब्रिड करा, तो हमारे पास ये आर आर हमारे पास बन गए, ठीक है ना। ये वाला जो हमारा हाइब्रिड वाला जो फ्लावर है उसमें हमारा आर आर है, और इसका जो कलर होगा, क्योंकि डोमिनेटेड कलर होगा, तो यहां पर क्या होगा, ये ऑल रेड या पर्पल, क्योंकि पर्पल होता है तो ऑल रेड। तो यहां पर जो फूल होगा सेकेंड, इस जनरेशन को हम F1 जनरेशन कहते हैं। F1 जनरेशन में जो भी फूल होगा उसके सारे पेड़, उन सारे पेड़ों पे रेड कलर के ही फ्लावर खिल गए। तो इसमें से कोई बड़ी बात है नहीं, तो उसने भी ये सोचा होगा शायद मिक्सिंग हुई ही नहीं, ठीक है। अब इंटरेस्टिंग बात इसके आगे हो गई। आगे क्या हुआ, ये तो बेटा समझ में आ गया तुम्हें। आगे क्या हुआ, उसने, मेंडल ने, जो ये वाला बीज निकला, आर आर बीज निकला, इसने क्या काम किया, इसने इस रेड फ्लावर वाले बीज को, इसका बीज बनाया, और इस रेड फ्लावर वाले बीज को इसने दोबारा सेल्फ पॉलिनेशन करा। अब की बार इसने मिक्स नहीं करा, अब की बार वो बीज इसने जू के त्यों बो दिए दोबारा से। अब इसको बोने से हुआ क्या, फिर दोबारा वही प्रोसेस देखो, ये आर हुआ, ये आर हुआ, ये गैमेट बन गए हमारे, ठीक है ना। फिर हमारा रैंडम फर्टिलाइजेशन हुआ, ये आर इससे आर से मिला तो ये आर आर बन गया, ये आर इस आर से मिला तो ये आर आर बन गया, और ये आर इस आर से मिला तो ये भी आर आर बन गया, और ये आर इस आर से मिला तो ये भी हमारा आर आर बन गया। अब जो कमाल की बात ये थी, ये तो हमें पता है प्योर वाला है,
ये हमारे इम्प्योर वाले हैं और ये हमारा प्योर वाला है, ठीक है ना। लेकिन अगर हम देखेंगे तो ये तीनों हमारे रेड कलर के फ्लावर हैं और ये हमारा व्हाइट है। तो यानी 3:1 हमें मिला। तो जब हमने रेड कलर का फ्लावर को बोया था तो ये व्हाइट कलर का फ्लावर कहां से आ गया, यही बात उसको चौंकी, उसके दिमाग में उसको घंटी बजी कि ये व्हाइट कलर कहां से आ गया। तब उसने जब ये टेबल बनाया तो उसको पता चला कि ये व्हाइट कलर यहां से आया। यानी क्या हुआ कि जीन जो है, इस बात से हमें क्या पता चला कि जीन जो है वो किसी भी इंडिविजुअल के अंदर पेयर्ड फॉर्म में रहते हैं। देखो 2 जीन है और इन दोनों जीन में से एक डोमिनेंट है और एक रिसेसिव है। कभी कभी दोनों डोमिनेंट होते हैं। अगर ऐसी कंडीशन आ गई कि एक डोमिनेंट और एक रिसेसिव वाला है तो कलर या कैरेक्टर सिर्फ डोमिनेंट वाले का ही एक्सप्रेस होगा, रिसेसिव वाले का एक्सप्रेस नहीं होगा। लेकिन उसके अंदर रिसेसिव कलर होगा और वो रिसेसिव कलर एक्सप्रेस भी होगा अगली जनरेशन में। ये हमारा F2 जनरेशन हुआ। F2 जनरेशन में ये रिसेसिव कलर भी एक्सप्रेस हुआ हमारा प्योर फॉर्म में। तो हमने देखा, हमने क्रॉस तो देख ही लिया। अब देखो F1 जनरेशन में हमें क्या मिला था, सारे के सारे फूल हमें लाल रंग के मिले थे, ठीक है ना। तो लेकिन अगर हमने फूल का जीनोटाइप देखेंगे, अगर हम जीन देखेंगे तो उसके अंदर एक आर था और एक आर था, तो मिक्स था, ठीक है ना। लेकिन इसका जो अपीयरेंस था वो क्या था कि वो लाल रंग का फूल था, ठीक है ना। तो इसका मतलब क्या था कि ये लाल रंग का कलर जो है वो सफेद रंग के कलर के ऊपर हावी था, उसको डोमिनेट कर गया और उसको एक्सप्रेस होने नहीं दिया इस कलर ने। तो यहीं से मेंडल को अपना पहला लॉ मिला, वो था लॉ ऑफ डोमिनेंस, ठीक है ना। यानी कि जब हम दो डिफरेंट कैरेक्टर को आपस में मिक्स करते हैं तो उन दोनों कैरेक्टर में से सिर्फ एक कैरेक्टर हमारा F1 जनरेशन में अपीयर होगा और जो कैरेक्टर अपीयर होगा वो कैरेक्टर दूसरे कैरेक्टर के ऊपर डोमिनेंट होगा। तो यही देखो और उस जीन को हम डोमिनेंट जीन कहेंगे। द फैक्टर व्हिच डिसाइडेड द अपीयरेंस ऑफ ट्रेट इवन इन द प्रेजेंस ऑफ अनदर जीन इज कॉल्ड डोमिनेंट जीन। यानी कि जो फैक्टर किसी ट्रेट की अपीयरेंस को डिसाइड करता है, चाहे दूसरा फैक्टर कोई भी हो, डोमिनेंट हो या रिसेसिव हो, तो उस जीन को हम डोमिनेंट जीन कहते हैं। जबकि रिसेसिव जीन वो जीन है जो अपीयरेंस को तभी डिसाइड करता है जब दूसरा आइडेंटिकल जीन या ये अपने आप ही प्रेजेंट होगा, रिसेसिव वाला ही प्रेजेंट होगा, तभी ये अपने आप को एक्सप्रेस करेगा। तो ये हमारा रिसेसिव जीन होता है। अब इसमें 2 टर्म और हैं, एक होती है जीनोटाइप और एक होती है फिनोटाइप। जीनोटाइप कहते हैं जीन की बनावट, जीन का जेनेटिक कंस्टिट्यूशन ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, वो हमारा जीनोटाइप। तो F2 जनरेशन में हमारा जीनोटाइप क्या था, 1:2:1। यानी एक तो था हमारा RR प्योर वाली फॉर्म और 2 हमारे थे RR और एक हमारा था रिसेसिव वाली फॉर्म। तो ये दोनों प्योर फॉर्म थी और ये बीच में हाइब्रिड फॉर्म थी। लेकिन ये इनका कलर कौन सा था, रेड था और ये व्हाइट था। तो यहां पर क्या था, 1:2:1। तो हमारा जो जीनोटाइप था इसका F2 जनरेशन का वो 1:2:1 था। और जबकि उसका फिनोटाइप यानी उसकी फिजिकल अपीयरेंस, ऑब्जर्वेबल कैरेक्टर जो था हमारा, वो 3:1 था, ठीक है। तो ये हो गया हमारा जीनोटाइप और फिनोटाइप। अब हम एक दूसरे लॉ पर आते हैं जिसका नाम है लॉ ऑफ सेग्रीगेशन। लॉ ऑफ सेग्रीगेशन, लॉ ऑफ सेग्रीगेशन क्या होता है? लॉ ऑफ सेग्रीगेशन कहते हैं कि
जो जीन है हमारे अंदर जो जीन है वो हमेशा 2 के फॉर्म में मौजूद होता है, चाहे वो आरआर के फॉर्म में हो या आरआर के फॉर्म में हो, 2 फॉर्म में मौजूद होता है। और जब हमारे गैमेट बनते हैं तो ये जीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। ये दोनों जीन, मदर का फादर का, दोनों जीन अलग अलग हो जाते हैं, ठीक है ना। और अलग अलग होने के बाद जब हम दोबारा से फर्टिलाइजेशन होता है तो ये अलग अलग जीन ही रैंडम फर्टिलाइजेशन के द्वारा आपस में मिलते हैं, ठीक है ना। तो रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है मेल और फीमेल का, रैंडम फर्टिलाइजेशन होता है। ये जीन इससे ही मिल सकता है, ये जीन इससे ही मिल सकता है, ये जीन इससे भी मिल सकता है और ये जीन इससे ही मिल सकता है। तो ये रैंडम फर्टिलाइजेशन के कारण हमारा वो होता है। तो यानी कुल मिला के सेग्रीगेशन होता है अलग होना। तो ये जीन गैमेट फॉर्मेशन पे अलग होते हैं, ये हमारा लॉ ऑफ सेग्रीगेशन है। चलो इसको डेफिनेशन देखो। अकॉर्डिंग टू दिस लॉ ईच कैरेक्टर इज गवर्न्ड बाय पेयर ऑफ फैक्टर एंड ड्यूरिंग गैमेट फॉर्मेशन जीन पेयर सेग्रीगेट देमसेल्फ एंड लेटर ऑन वंस अगेन पेयर्ड कंडीशन इज रिस्टोर। यानी सेग्रीगेशन होगा और दोबारा पेयर्ड कंडीशन रिस्टोर हो जाएगी। देखो 2 कंडीशन होती है जीन की, एक होती है होमोजाइगस कंडीशन, ये ट्रू ब्रीडर की होती है। इसमें दोनों जीन, बोथ जीन पेयर आर सेम और एंड आइडेंटिकल। यानी जैसे टॉल के लिए टीटी है, रेड के लिए आरआर है, या स्मॉल टीटी है, ये ड्राफ के लिए है, ठीक है ना। तो ये प्योर ब्रीडर है, इसमें दूसरा जीन बिल्कुल आइडेंटिकल होगा, चाहे वो जैसा पहला जीन है वैसा ही दूसरा जीन होगा। तो इसको कहते हैं ट्रू ब्रीडर, ठीक है ना। तो ऐसी कंडीशन कहते हैं होमोजाइगस कंडीशन। दूसरी कंडीशन हमारी होती है हेटेरोजाइगस कंडीशन। हेटेरोजाइगस कंडीशन मतलब इसमें जो हमारा दूसरा जीन होगा, अगर एक डोमिनेंट वाला है तो दूसरा रिसेसिव वाला है, तो दोनों जीन आइडेंटिकल नहीं होंगे। अच्छा, हमने देखा मेंडल ने क्या किया। मेंडल ने क्या काम किया था? मेंडल ने एक जो लाल वाले फ्लावर था उसको सफेद वाले फ्लावर से मिक्स करा और उससे हाइब्रिड फ्लावर को अंडरस्टैंड करा, ठीक है ना। उसने कुछ ऐसे ही अंडरस्टैंड करा और उसने एक टेबल बनाई जिस टेबल से हमें कुछ रेशो मिल गया, ठीक है ना। तो मेंडल ने ये काम किया, ऐसा काम किसी और ने नहीं करा। मेंडल की ये सोच उसकी सबसे बड़ी सोच थी, जिसके कारण उसको फादर ऑफ जेनेटिक्स कहा गया, ठीक है ना। सबसे पहली बात थी कि उसने इसके लिए एक मेथड बताया, ये तरीका बताया कि जीन अलग अलग हुए, अलग अलग जीन को शो करा, फिर उन जीन को आपस में मिलाया और एक नई कंडीशन बनाई। उसने बताया कि वो कंडीशन भी हमें नजर आ रही है कि इस कंडीशन में ये मिक्स्ड है और इस कंडीशन में प्योर है, कौन सा ट्रेट अपेयर होगा, कौन सा ट्रेट अपेयर नहीं होगा। तो ये सब चीजें मेंडल ने बताई थी, उसने एक मेथड के थ्रू बताई है। तो ये सबसे बड़ी बात थी उसके लिए। दूसरी तरफ उसने बिल्कुल क्लियर कट वेरिएशन लिए। वो चाहता तो रेड फ्लावर के लिए आरआर लेता, व्हाइट फ्लावर के लिए डब्ल्यू लेता, लेकिन इसमें हमें ये नहीं पता चलता कौन डोमिनेट है और कौन रिसेसिव है। तो उसने बिल्कुल व्हाइट फ्लावर की जगह भी इसका ही शॉर्ट फॉर्म लिया, ठीक है ना। इसका मतलब ये है कि रेड वाला डोमिनेट है, डब्ल्यू तो लिखा ही नहीं हमने, तो हमें डोमिनेंट और रिसेसिव में बिल्कुल क्लियर कट वेरिएशन पता चल गया। हम सिर्फ देखकर ही बता सकते हैं कि कौन सा कलर डोमिनेंट है, ठीक है ना। और दूसरा उसने स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करा, किस तरह, मतलब 1:2:1 ये सब स्टैटिस्टिक में आता है, तो स्टैटिस्टिक का इस्तेमाल करके उसने ये सब बताया। तो मेंडल के एक्सपेरिमेंट से हमें ये पता चल गया कि एक ट्रेट कहां से आता है, कहां चले जाता है, ठीक है ना। तो ये सब मेंडल ने बताया। अब मेंडल ने खाली, ये तो हमने एक कैरेक्टर के लिए क्रॉस बनाया था, तो इस क्रॉस को हम कहते हैं मोनोहाइब्रिड क्रॉस। जो हमने क्रॉस अभी करा था वो मोनोहाइब्रिड क्रॉस था, जो एक कैरेक्टर को ध्यान में रखकर बनाया गया था। अब मेंडल ने एक और एक्सपेरिमेंट किया जिसमें उसने डाई हाइब्रिड क्रॉस बनाया। अब डाई हाइब्रिड क्रॉस क्या होता है? डाई हाइब्रिड क्रॉस में हम क्या करते हैं कि 2 कैरेक्टर एक साथ लेते हैं, ठीक है। अब वो कौन से 2 कैरेक्टर हैं वो हम अभी बताते हैं तुम्हें। डाई हाइब्रिड क्रॉस के बारे में हम आपको अपने नेक्स्ट वीडियो में बताएंगे, क्योंकि वीडियो काफी लंबा हो गया, इसलिए हम इसको यहीं पर पॉज करते हैं। हैव ए नाइस डे।